गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने सत्ता की साझेदारी में अभी तक दो देशों की, बेल्जियम और श्रीलंका की साझेदारियों को पढ़ा, इनको जाना और समझा। दोनों अलग अलग तरह की सत्ता की साझेदारियां थी। बेल्जियम में जहां सभी वर्गों को बराबर अधिकार दिए गए, वहीं श्रीलंका में सभी वर्गों को बराबर अधिकार नहीं दिए गए। तो बेल्जियम में शांति रही और श्रीलंका में शांति नहीं रही। अब हम एक और देश का उदाहरण लेते हैं, लेबनान। लेबनान की जातीय बनावट जो है थोड़ा सा अलग थी। वहाँ पर दो धर्म, मुसलमान और ईसाई, लगभग बराबर संख्या में, और दोनों में दो दो वर्ग आगे बने हुए हैं। ईसाई भी दो भागों में बटा हुआ है, कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स पूरी दुनिया में ही, और मुसलमान भी दो भागों में बटा हुआ है, शिया और सुन्नी पूरी दुनिया में ही। तो मुसलमान और ईसाइयों के भी आपसी झगड़े होते रहते थे, और मुसलमानों में भी आपसी शिया और सुन्नी के, और ईसाइयों में भी आपसी कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स के। इस तरह वहाँ पर झगड़े होते रहते थे। चतुष्कोणीय एक प्रकार से मुकाबला चलता रहता था। तो वहाँ की सरकार ने या वहाँ के लोगों ने एक नया तरीका निकाला। जो चार बड़े पद थे देश के, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और संसद का अध्यक्ष, उन चारों को, चारों वर्गों के लिए एक एक पद रिजर्व कर दिया। कैथोलिक ईसाई जो है वो राष्ट्रपति होगा, सुन्नी मुसलमान जो है वो प्रधानमंत्री होगा, ऑर्थोडॉक्स ईसाई जो है वो उप प्रधानमंत्री होगा, और शिया मुसलमान जो है वो संसद का अध्यक्ष होगा। चार जो देश के बड़े पद चारों वर्गों को रिजर्व कर दिए। तो परिणाम क्या रहे, निष्कर्ष में हम कह सकते हैं यह समझौता सफल तो रहा, क्योंकि अनेक साल बीत जाने के बाद भी आज वहाँ शांति है, और इस समझौते को चारों में से किसी वर्ग ने नहीं तोड़ा है। आज हालांकि मुसलमान बहुमत में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये समझौता नहीं तोड़ा। उस समय मुसलमान और ईसाई बराबर थे, बहुमत में आने पर भी नहीं तोड़ा। तो सफल रहा, वहाँ देश में शांति रही। लेकिन यदि एक तरह से विचार किया जाए तो ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कही जा सकती, जब देश का जो सर्वोच्च पद है और वो श्रम समाज के किसी एक वर्ग के लिए रिजर्व हो। कैथोलिक ईसाई जो समाज का सिर्फ 25% हिस्सा है, उसके लिए वो वर्ग रिजर्व है राष्ट्रपति का, और देश का बड़ा वर्ग जो 75% है उसको उसका कोई अधिकार नहीं। चलिए अब आगे अगला देश जर्मनी। जर्मनी में छोटा सा उदाहरण है जर्मनी का। जर्मनी में दो बड़ी जो पार्टियां थी, दोनों अलग अलग विचारधाराएं थी। जैसे हमारे यहाँ लगा लो भाजपा और कांग्रेस, और दोनों वर्षों से एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती आ रही थी। वहाँ पर समीकरण कुछ ऐसे बने कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला और सरकार नहीं बन पा रही थी, तो दोनों ही बड़ी पार्टियों ने मिलकर सरकार बना ली। आज वहाँ दो अलग विचारधाराओं की पार्टियां हैं जो मिलकर सरकार चला रही हैं। तो ये अजीब स्थिति है जर्मन की। उसके बाद हमारा भारत, प्यारा भारत। भारत की इतनी बात मैं आपको बताना चाहूँ कि दुनिया में इतनी विविधताएं कहीं नहीं है। विविधताएं का मतलब दुनिया में जितने धर्म हैं वो सभी भारत में हैं। इतनी जातियां कहीं नहीं हैं, लेकिन फिर भी भारत में जितनी एकता है वो एकता कहीं नहीं है। और ये एक दुनिया के लिए उदाहरण है। हमारा संविधान की कामयाबी है ये कि हमारा संविधान एक कामयाब संविधान है। तो ये आज हमने लेबनान
जर्मनी और भारत का उदाहरण लिया, उससे पहले कल बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण लिया। तो अब हम इस लेसन के निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं इन सभी उदाहरणों को देखते हुए कि साझेदारी की आवश्यकता क्यों है। अंत में इस प्रश्न का उत्तर निष्कर्ष के रूप में मिलता है कि साझेदारी की आवश्यकता इसलिए है कि समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं, चाहे वो अलग अलग जातियां हों, धर्म हों या कलर हों, या चाहे लिंग के आधार पर भी दो वर्ग बनते हैं, उन सभी में आपसी तालमेल हो। जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों की रक्षा हो, क्योंकि जो लोकतंत्र है उसमें बहुमत की सरकार बनती है, और यदि सत्ता की साझेदारी का नियम ना बनाया जाए तो बहुमत का जो वर्ग है उसी की सरकार बनती रहे और अल्पसंख्यक जो है वो हाशिए पर चले जाएं। इसलिए लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। तो ये सत्ता की साझेदारी हमने समझा। बेल्जियम में, लेबनान में समझदारी से सत्ता की साझेदारी की गई तो वहाँ शांति है। श्रीलंका में एक उदाहरण हमने लिया जहाँ सत्ता की साझेदारी नहीं की गई तो वहाँ शांति नहीं है। कल जो है इस लेसन में आए मुख्य जो है बिंदुओं को, मुख्य जो डेफिनेशन, जो कुछ मुश्किल शब्द कह लो या टर्म्स कह लो, उनका अध्ययन करेंगे, उनकी डेफिनेशंस समझेंगे। लेसन जो है आज समाप्त हो गया। कल कुछ मुश्किल शब्दों को समझ लेंगे। धन्यवाद।